इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज पॉलिटी का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पॉलिटी से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे विधि अधिकारी पढ़ेंगे। विधि अधिकारी का पद जो है संविधान में लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। विधि अधिकारी दो प्रकार का, एक केंद्र का विधि अधिकारी, एक राज्य का विधि अधिकारी। और विधि अधिकारी से किस अनुच्छेद में उल्लेख है, विधि अधिकारी किस व्यक्ति को बनाया जाता है, विधि अधिकारी का क्या कार्य है, इनको नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल क्या है संविधान में, इनके शपथ ग्रहण किसके सामने लेते हैं, इन सभी तथ्यों के विषय में हम लोग देखेंगे। और किस अनुच्छेद में उल्लेख है जो इसका वर्णन है। जब हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास में एक टॉपिक है, पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार एक विधि अधिकारी पद का निर्माण किया गया था। तो हम लोग संवैधानिक विकास से 1833 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता है क्या कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1833 के चार्टर एक्ट में, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक नया पद का निर्माण किया जाता है। वह पद जो है उसे कहते हैं विधि अधिकारी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफिसर। और भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो बनाया गया था लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। मेकाले, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम विधि अधिकारी बनाया गया, लॉर्ड मेकाले। अब लॉर्ड मेकाले जो है जब प्रथम विधि अधिकारी बना, जब संविधान बनाया गया तो संविधान बनने के बाद इसी विधि अधिकारी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक विभाजित करके बना दिया गया केंद्र का विधि अधिकारी और एक बना दिया गया राज्य का विधि अधिकारी। केंद्र और राज्य। केंद्र का जो विधि अधिकारी है इसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार राज्य के लिए एक विधि अधिकारी बनाया गया। तो राज्य में विधि अधिकारी को कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसमें राज्य का विधि अधिकारी का है और यह केंद्र का विधि अधिकारी है, संघ का विधि अधिकारी है, जिसको भारत का महान्यायवादी कहते हैं। राज्य के विधि अधिकारी को राज्य का महाधिवक्ता कहा जाता है। यह वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में है। और भाग 5, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है, जिसमें से सबसे बड़ा भाग है वो 5 है। और उसी में उल्लेख है भारत का महान्यायवादी।
राज्य का महाधिवक्ता। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 76 आर्टिकल है, तो 76 आर्टिकल से यदि आपको राज्य का महाधिवक्ता निकालना है और आपको आर्टिकल पता नहीं है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप 76 में 89 जोड़ दीजिए और 89 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 165, तो यह निकल जाएगा राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 और संविधान के भाग 6 में उल्लेख मिलता है। अब यह हो गया भारत का महान्यायवादी, हो गया राज्य का महाधिवक्ता। यह केंद्र में भारत का महान्यायवादी की क्या योग्यता है, राज्य का महाधिवक्ता का क्या योग्यता है। जैसे भारत का महान्यायवादी, लाइट की समस्या है, लाइट कट जा रहा है, लेकिन आइए हम लोग जारी रखते हैं, है ना, जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। यह है भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। इसमें आपका क्या है कि आपका शॉर्ट ट्रिक एक है, आर्टिकल का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। जिसे एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया गया कि 76 है और इसमें यदि आपने 89 को ऐड कर दिए तो यह क्या हो जाएगा 165, और 165 जो है यह राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। अब इसमें जब पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का पहला महान्यायवादी कौन है, तो भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ा थे। भारत का महान्यायवादी कब बनाया गया, जनवरी 1950 में बनाया गया भारत का महान्यायवादी। और भारत का महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी 1950 से 1963 के बीच में रहेंगे, जिनका नाम था MC सीतलवाड़ा। MC सीतलवाड़ा भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। महान्यायवादी को जब बनाया गया तो इसका गठन क्या किया गया, इसके विषय में डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इसी के संदर्भ में जो हम लोग केंद्र में पढ़ेंगे, यही कंसेप्ट हम लोग है राज्य के संदर्भ में प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग भारत का महान्यायवादी को डिटेल से भारत का महान्यायवादी, गठन या स्थापना कब किया गया, जनवरी 1950 में। हेडक्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत का प्रथम महान्यायवादी न्यायवादी डॉक्टर MC सीतलवाड़ा थे। डॉक्टर MC सीतलवाड़ा जो 1950 से लेकर के 1963 तक थे। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी डॉक्टर R वेंकटरमणी है। डॉक्टर R वेंकटरमणी है, जो किस क्रम में है, 16वें क्रम में है। यह गठन हेडक्वार्टर भारत के प्रथम महान्यायवादी और वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं। अच्छा, किस व्यक्ति महान्यायवादी की क्या योग्यता है, किस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका क्या है, वह सभी एक एक करके। भारत के महान्यायवादी किस व्यक्ति को बनाया जाता है, उसकी क्या योग्यता है, तो भारत के महान्यायवादी उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो पहले हम लोग योग्यता देखते हैं, क्वालिफिकेशन।
योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। जाता है। अब इसमें सब पॉइंट में जैसे हमको लिखना होगा, तो इसमें आप याद रखिए, पहला पॉइंट जैसे इसमें लिखना है तो भारत का नागरिक हो, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा लाभ के पद पर ना हो, चौथा राष्ट्रपति के नजर में एक विधि विशेषज्ञ हो। नजर में एक विधि विशेषज्ञ हो। तो यह योग्यता हो गया, भारत का नागरिक हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो और राष्ट्रपति के नजर में एक विधि विशेषज्ञ हो। योग्यता के बाद नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके बाद शपथ, ओथ। शपथ किसके सामने लेता है? भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद नियुक्ति के बाद त्याग पत्र, रिजाइनेशन, भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। वो अपना त्याग पत्र देता है।
त्यागपत्र में जब भी होगा तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से रिजाइनेशन लेटर लिखेगा, उसके बाद वो अपना त्यागपत्र देगा। कार्यकाल टेनर क्या है? भारतीय संविधान में दो पद के विषय में किसी भी कार्यकाल का वर्णन नहीं मिलता है, जिसमें एक है भारत का महान्यायवादी और दूसरा है राज्य के महाधिवक्ता। भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं मिलता है। मिलता है एक तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल का वर्णन नहीं मिलता, दूसरा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता का भी संविधान में कार्यकाल का वर्णन नहीं मिलता है। वेतन, पेमेंट, भारत के महान्यायवादी को 2,50,000 रुपया प्रति माह भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। 2,50,000 रुपया प्रति माह भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अच्छा, संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी में निधि जो फंड है वह दो प्रकार का है, एक संचित निधि, दूसरा आकस्मिक निधि। संचित निधि है संविधान के अनुच्छेद 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि 267 में है। तो इसी संचित निधि से भारत के महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है। इसके अलावा पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया यदि भारत के महान्यायवादी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पद से हटाने के लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जाएगा। यह तो इसके समान कार्य जो था वह हम लोगों ने देखे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इनका कार्य है जो हम लोगों ने देख लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के महान्यायवादी का क्या कार्य है, क्या कार्य करते उनका इंपॉर्टेंट है, तो अलग से हम लोग देखते हैं भारत के महान्यायवादी का कार्य। जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के महान्यायवादी का वो कार्य ही है। कार्य को समझना के लिए यहाँ अनुच्छेद आएगा 88, उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसके अनुच्छेद में क्या कहा गया है। कार्य
एक तो क्या है कि भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। अधिकारी होता है। नरेंद्र मोदी के विधि अधिकारी को भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी को मतलब भारत के प्रधानमंत्री के विधि अधिकारी को भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के विधि अधिकारी को भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। अब ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होगा तो भारत सरकार का सभी जगह तर्क और पक्ष रखेगा, आर्गुमेंट रखेगा। और कहां कहां आर्गुमेंट रखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट रखेगा। हाँ, सभी हाई कोर्ट टोटल कितना 25, सभी हाई कोर्ट में आर्गुमेंट रखेगा। इसके बाद समिति, आयोग, संसद, यहाँ जितने भी भारत सरकार का तर्क होगा वह कौन रखेगा? विधि के संबंध में वह भारत के महान्यायवादी रखेगा। भारत सरकार का सभी जगह पक्ष भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का सभी जगह तर्क रखेगा। सभी जगह तर्क रखेगा मतलब कहां? संसद, सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट, समिति एवं आयोग। यदि तर्क रखते समय किसी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद में भारत के महान्यायवादी जब वहां मत विभाजन होगा तो मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि तर्क रखते समय विवाद उत्पन्न होता है और वहां मत विभाजन होगा तो मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति भारत के महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। यदि तर्क रखते समय कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है और वहां मत विभाजन किया जाता है, तो भारत के महान्यायवादी को मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। भाग लेने की अनुमति नहीं है।
ये जो पूरे सेंटेंस का है, ये जो मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है, इसके लिए एक आर्टिकल है जो आप इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद, ये बातें 88 में कहा गया है। अब ये 88 जैसे मान लिया आपको याद नहीं रहता है कि ये किस अनुच्छेद में मत विभाजन में भाग नहीं ले सकता, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आप पढ़ेंगे संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, 79 में। मैं दो तरीका यहां समझाऊंगा आपको। संसद के गठन में, संसद का गठन किस अनुच्छेद से होता है, तो 79। आप 79 में 9 ऐड कर दीजिए। 79 में क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तब ये हो जाएगा 88। एक तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, यदि याद नहीं ऐसे आपको याद कर सकते नहीं, तो यदि आपको यह भी याद नहीं है तो एक तरीका और भी मैं बता देता हूं। जैसे भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, 76 में है। अब 76 में आपको ऐड करना है, कितना ऐड करना है, यहां आपको 12 ऐड करना है। जब आप 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। ये तो आप 12 ऐड करके निकाल रहे हैं। अरे यदि आप 12 ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं तो संसद याद रखिए, संसद किस अनुच्छेद में है, 79 में। संसद का गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के मिलने से संसद बनता है। और संसद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन होगा। इसमें मैं बोला कि आप 9 ऐड करिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, 88। और 88 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी को मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। जो कंसेप्ट हम लोग अभी केंद्र में पढ़ रहे हैं, सेम कंसेप्ट राज्य में भी लागू होगा। राज्य के लिए मैंने क्या बोला कि राज्य में महाधिवक्ता होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। उसके लिए भी मैंने आपको एक आर्टिकल बताए थे, उस आर्टिकल को आप याद रखिएगा, कितने में है, 165 में है। और 165 में है भारत का जो राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। लेकिन 165 में जब आप पढ़ेंगे तो जैसे 88 में हम लोगों ने पढ़े कि भारत के महान्यायवादी को मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है, उसी प्रकार राज्य के जो महाधिवक्ता होगा उनको भी मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसके लिए भी दो ट्रिक आपको है, या तो इसमें आप 12 ऐड कर दें, राज्य में वही कंसेप्ट होगा जैसे मैंने 76 ऐड किए, 76 में कितना ऐड किए, 12। उसी प्रकार 165 में आप ऐड कर दीजिए 12, ये कितना निकल जाएगा, 177। तो राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनको मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति किस अनुच्छेद में नहीं होगा, 177 में नहीं होगा। इसके बाद मान लेते हैं सपोज दैट आपको ये आर्टिकल याद है, 12 आप नहीं ऐड कर पा रहे हैं, तो आपको एक अनुच्छेद और भी आप पढ़े होंगे, 168 में है राज्य के विधानमंडल का गठन होता है। 168 में क्या है, जैसे संसद का गठन होता है 79 में ना, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का गठन होता है 168 में। जैसे मैंने संसद में जोड़ दिए 9, आप राज्य के विधानमंडल में जोड़ दीजिए 9। राज्य के विधानमंडल में कितना जोड़ दीजिए, 9, तो यह भी हो जाएगा आपको 177। यह आर्टिकल याद रखने का कुछ कंसेप्ट है जो इससे संबंधित है। आप मेरे कंसेप्ट पर काम करेंगे तो मैं 395 जो अनुच्छेद है उसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे कि आपको आर्टिकल कम से कम कुछ नहीं भी तो आपको 200 लगभग याद रहेगा। अरे यदि 200 आपको आर्टिकल याद है, संविधान को समझने के लिए आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका आर्टिकल याद रहेगा, अनुच्छेद याद रहेगा, तो संविधान को एक्सप्लेन करने में आपको सबसे ज्यादा सहूलियत होगी, सबसे ज्यादा इजी होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल को याद करने के मैंने दो तरीका बता दिया आपको। एक मैंने बता दिया अनुच्छेद 88 रहेगा तो कैसे निकलेगा, संसद 79 में 9 जोड़ना है। एक मैंने बता दिया यदि आप 76 में भारत का महान्यायवादी उसमें कितना ऐड करना है, 12। इस तरीका से आप काम करेंगे तो कितना अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा, एक तो 79 भी याद हो गया आपको, 88 भी याद हो गया, 76 भी याद हो गया। केंद्र के लिए राज्य में यदि आप याद करेंगे 165 आप याद कर सकते हैं, 168 याद कर सकते हैं और 177 याद कर सकते हैं। जो केंद्र का कंसेप्ट है वही राज्य का कंसेप्ट है। तो इसीलिए यह है भारत का महान्यायवादी का कार्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन यही में पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी को आपको समझना है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, और नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर के विधि अधिकारी को भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विधि संबंधी कोई समस्या आएगा तो भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि उनका लॉ ऑफिसर जाएगा। लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। तो इसमें आप 2 आर्टिकल याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी कहां-कहां समस्या आएगा तो जाएंगे? संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। टोटल अभी भारत में हाई कोर्ट कितना है? 25 हाई कोर्ट है। भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 में बना है। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और अंतिम उच्च न्यायालय कौन बना है? 2019 में, 1 जनवरी 2019 में अमरावती उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश का है। टोटल उच्च न्यायालय की क्या है? 25 है। केंद्र शासित प्रदेश में भी पूछता है कि भारत में पहला उच्च न्यायालय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय है, जिसका गठन किया गया 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है केंद्र शासित प्रदेश में, जबकि अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो उसका भी एक अपना उच्च न्यायालय हो गया है। तो यह इससे जुड़ा हुआ है जो आपको जानना है। अभी तो हम लोगों ने भारत के महान्यायवादी का कार्य देखे, यह कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो देखते हैं कि ब्रिटिश महान्यायवादी से भारत के महान्यायवादी को क्या कंपेयर करना, क्या रखा गया, तो हम लोग भारत के महान्यायवादी की तुलना ब्रिटेन के महान्यायवादी से करते हैं। तुलना, और हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं? ब्रिटिश महान्यायवादी से। अच्छा, ब्रिटेन में हम लोगों ने शुरू में मैंने बता दिया कि विधि अधिकारी जो लिया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट में लिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में, कि भारत के महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया है? तो आपको बताना है ब्रिटेन से। राज्य का महाधिवक्ता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, क्योंकि विधि अधिकारी का कंसेप्ट कहां से है? ब्रिटेन से है। तो भारत का महान्यायवादी को हम लोग ब्रिटिश महान्यायवादी से कंपेयर करते हैं। तो ब्रिटिश महान्यायवादी ब्रिटिश सरकार का सभी जगह पक्ष है। ब्रिटिश महान्यायवादी ब्रिटिश सरकार का सभी जगह पक्ष, सभी जगह पक्ष या तर्क रखता है। ब्रिटिश सरकार का सभी जगह तर्क रखता है। वही जैसे में आप वहां भी नोट कर सकते हैं, ब्रिटिश में जो संसद है, पार्लियामेंट कहते हैं उसको, है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समिति, आयोग। किंतु ब्रिटिश महान्यायवादी जहां तर्क रखेगा और यदि विवाद होता है, विवाद होने के बाद मत विभाजन होता है, तो ब्रिटिश महान्यायवादी को मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत में मत विभाजन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। किंतु तर्क रखते समय कोई विवाद उत्पन्न होता है और इसके बाद मत विभाजन किया जाता है तो ब्रिटिश
महान्यायवादी मत विभाजन में भाग लेगा। जबकि भारत में हम लोगों ने क्या पढ़े कि भारत के महान्यायवादी मत विभाजन में भाग नहीं लेगा। इसके लिए एक अनुच्छेद का कंसेप्ट मैंने समझाया कि भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत मत विभाजन में भाग नहीं लेगा, तो 88 अनुच्छेद है। सेम कंसेप्ट राज्य का जो महाधिवक्ता होगा वह किस अनुच्छेद में है, 165 में है। किस में मत विभाजन में भाग नहीं लेगा, 177 के तहत वो भाग नहीं लेगा। ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जैसे जुड़ा। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत का महान्यायवादी, उसी प्रकार भारत के महान्यायवादी सबसे बड़ा विधि अधिकारी हो गया। तो भारत के महान्यायवादी के नीचे एक और भी विधि अधिकारी है जिसको कहते हैं द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके भी नीचे एक पोस्ट है एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि वह एक वैधानिक पद है। उसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया है। और इस पर क्वेश्चन 2024 में एसी के एग्जाम में, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में यूपीएससी में आया भी है। तो उस क्वेश्चन के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको समझा देंगे कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। भारत का महान्यायवादी जो है उसको सपोर्ट कौन करता है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से नीचे जो पोस्ट होता है उसको कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है अभी तुषार मेहता है। इस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा और अपने चैनल पर वो क्वेश्चन को डाल भी देंगे। आप उस चैनल पर जाकर के उस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मैं आंसर भी उसका बता दूंगा। और सभी एस्पिरेंटों को जितने जुड़ेंगे आप पॉलिटी के लिए, जितनी भी आपको है सवाल होगा, आप उसको नहीं समझ में आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा सेक्शन पॉलिटी में आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस सेक्शन को आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि अभी मैंने पॉलिटी का छोटे छोटे टॉपिक लेकर के शुरू किए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने, समझ बने। और पॉलिटी रियल में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अभी देखिएगा एग्जाम होगा मई में, यूपीएससी का पेपर होगा, वहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पिछले बार भी यूपीएससी में 15 से 17 क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी का, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, यदि आपको आर्टिकल कंसेप्चुअल पार्ट आपको याद है, अच्छा कंसेप्ट क्लियर है, फिर कोई भी समस्या नहीं आएगा। और ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।